Hello everyone. So this is class number 3 of your fixed income revision कम क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास. सो अपने अभी तक अराउंड 8-9 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन सॉल्विंग का. ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड इनकम का थर्ड क्लास होने वाला है. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 क्लास ऑफ फिक्स्ड इनकम. जो आज आप कोई बच्चा अगर मान लो थर्ड क्लास देख रहा है, सो इट्स रिकमेंडेड कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास भी आप देख लो, क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ सम्स अपने ऑलरेडी कर लिए जो कि आज वापस से वो अपने प्रैक्टिस में भी आ जाए. तो बेटर है फर्स्ट वाला करो, फिक्स्ड इनकम का सेकंड वाला करो, उसके बाद आप आज ये थर्ड वाला रिवीजन करो. एंड रिवीजन, ये जो अपना आज क्लास चल रहा है और ये जो सीरीज चल रहा है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जो पूरा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम का अगर आप रिवीजन क्लास कर रहे हो तो एक बार खुद से प्लीज गो थ्रू कर लो. बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी मैं समझाऊंगा वो आपको याद आ जाएगा और क्वेश्चंस आप मेरे साथ कर पाओगे. ऐसा नहीं लगेगा कि यार पहले तो कभी किया है बट याद नहीं आ रहा कैसे करना है. तो इट्स रिकमेंडेड कि एक बार खुद से पहले करो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्विंग वाला क्लास साथ में करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस थर्ड क्लास ऑफ फिक्स इनकम, जो सेकंड वाला क्लास था, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस नोट्स जो अपने यहाँ पे लिखे थे. उसके अंदर में सिर्फ एक चेंज है. कन्विक्सिटी वाले जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक चेंज होगा. आई थिंक मैंने डेल्टा कर्व लिखा दिया था, इट शुड बी डेल्टा वाई टी एम. ठीक है, क्योंकि कर्व तो अपना ईडी में आएगा ना, इफेक्टिव ड्यूरेशन में. बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स कन्वेक्सिटी, दैट्स फाइन. तो P1 प्लस P2 माइनस 2P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू डेल्टा वाई टी एम का होल स्क्वायर. तो जो सेकंड क्लास अटेंड किया फर्स्ट वाला सम था, ठीक है. और अगर आप बाई चांस नोट कर रहे हो तो डेल्टा कर्व की जगह डेल्टा वाई टी एम. और बाई चांस कोई घर पे एक बार सेल्फ स्टडी किया होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि सर ने यहाँ पे गलती से डेल्टा कर्व लिख दिया, क्योंकि डेल्टा कर्व कहाँ पे काम आता है अपने को, इफेक्टिव ड्यूरेशन के लिए. परफेक्ट. लास्ट क्लास में अपना एक सम भी था कर्व वाला, अपने वहां पे डिस्कस भी किए थे, इफेक्टिव ड्यूरेशन, के आर डी वगैरह. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो आज अपने थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम का. क्वेश्चन नंबर 1. एन एनालिस्ट गैदर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ 6% कूपन बॉन्ड करेंटली ट्रेडिंग एट पार. ओके, पूरा की एनालिस्ट ने डेटा गैदर किया है एंड द कूपन बॉन्ड इज स्टेटेड एट 6% एंड इट इज ट्रेडिंग एट व्हाट, पार. मतलब ITM is equal to coupon rate. Let's see. Benchmark rate is given 5.9%, 6%, 6.1%. And price per 100 of par value is 100.75, 100 and 99.26. Perfect. The bond's effective duration is closest to ED calculate करना है. चलिए again direct sum. ED का formula, effective duration depends on curve. It will be P2 minus P1 divided by 2P0 into डेल्टा कर्व. YTM नहीं, कर्व. तो P2 कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है तो व्हाट इज द प्राइस, 100.75 माइनस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है हाउ मच द प्राइस विल डिक्रीज, 99.26. मतलब दिस विल बी न्यू प्राइस डिवाइडेड बाई 2 इंटू P0. P0 कितना है यहाँ पे 100, क्योंकि इट इज ट्रेडिंग एट पार, इंटू चेंज इन कर्व कितना है, कितना से इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज 0.1%. इट विल बी 0.001. 0.1% मतलब क्या हो गया, 0.001. प्लीज कैलकुलेट ईडी. कैलकुलेट करिए. 100.75 माइनस 99.26 STO1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 2.001. दिस इज कमिंग 7.45. 7.45 is your effective duration. Option number B is correct, 7.45. Next, question number 2. An analyst gathers the following information about a pension plan's liabilities. Interest rate दिया हुआ है 0.5%, 1%, 1.5. Present value of liabilities दिया हुआ है 198, 186, 174. If the interest rate is currently 1%, तो अगर interest rate 1% है, मतलब जो present value of liabilities है that is currently 186. The effective duration of the liability is closest to, same type of question. इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है वापस से, बट इस बार गैप इंटरेस्ट रेट का कितना है देख लो आप, 0.5%. तो अपना फॉर्मूला सेम रहने वाला है. यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ विद द सेम फॉर्मूला कि इफ इंटरेस्ट रेट गिरता है द प्राइस विल बी 198. प्राइस मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, माइनस 174
इज इट फाइन, डिवाइडेड बाई 2, P0 मतलब यहाँ पे बेस अभी कितना चल रहा है 186, बेस प्राइस इज 186 इनटू चेंज इन दी कर्व कितना हो जाएगा 0.5%, 0.5% डेसिमल में 0.005। प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ईडी। 198 माइनस 174 STO 1 2 इंटू 186 इंटू 0.005 12.90 12.90 will be your effective duration. Option number B. Next, question number 3. Which of the following is a curve duration measure? अभी बात कर ली अपने curve duration measure कौन सा है? Modified duration? No. Effective duration? Yes. Maculage duration? No. Curve based duration is your effective duration. और यहाँ पे तो अपने को फॉर्मूला में भी दिखता है कि देखो यहाँ पे अपने क्या लेते हैं चेंज इन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. बॉन्ड्स इशूड इन द यूरो बॉन्ड मार्केट, यूरो बॉन्ड मार्केट में अगर बॉन्ड इशू आर मोस्ट लाइकली डिनोमिनेटेड ओनली इन यूरोज, रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है कि सर यूरो डिनोमिनेटेड मार्केट में अगर बॉन्ड इशू है तो दैट विल बी डिनोमिनेटेड इन यूरो, नो। फॉर एग्जांपल यूरो डॉलर बॉन्ड है, सो इट इज द बॉन्ड इशूड आउटसाइड यूएस इन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, यूरो डॉलर बॉन्ड मार्केट आर मोस्ट लाइकली इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड बॉन्ड, यस, बिकॉज सर जो भी बॉन्ड इशू हो रहा है इन द यूरो बॉन्ड मार्केट देयर विल बी अ मतलब एंट्री सीरियल नंबर विल बी मेंशन्ड, मतलब रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इशूड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इशूअर्स होम कंट्री, मे नॉट बी। फॉर एग्जांपल यूरो डॉलर बॉन्ड है तो सर इट मे नॉट बी इशूड इन द यूएस, मतलब यूएस में इशू नहीं होगा, आउटसाइड यूएस होगा, बट कौन से करेंसी में होगा, डॉलर में। इज इट फाइन, क्योंकि यहाँ पे बोला इशूअर्स होम कंट्री, नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फॉर अ कूपन बॉन्ड विद अ नेगेटिव yield compounding more frequently within the year results in a YTM that is more negative, the same, less negative. पूछ रहा आपसे अगर कूपन बॉन्ड का yield YTM नेगेटिव है तो अगर अपना जो कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी अगर उसको इंक्रीज कर दे, मान लो अगर सेमी एनुअल होता था कंपाउंडिंग, अब वो अगर क्वार्टरली हो रहा है तो उसके वजह से YTM पे क्या इम्पैक्ट होगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, सेम रहेगा या लेस नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर अपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया ना, वी हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी मोर नेगेटिव। इज इट फाइन? क्योंकि अगर समझना है थोड़ा सा नंबर से तो एक बार मैं नंबर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5. मान लो EAY दिस इज नेगेटिव 10%। सर नेगेटिव क्यों ले रहे हो? क्योंकि सब में बोला नेगेटिव लेने 10%। फ्रीक्वेंसी अगर सेमी एनुअल है तो स्टेटेड एनुअल रेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.10 हाफ माइनस 1 इंटू 100 इंटू 2। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे तो सेमी एनुअल का आएगा ना, तो एनुअलाइज करने के लिए इंटू 2। प्लीज कैलकुलेट करो कितना होगा। 1 माइनस 0.1 स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 100 टू 2, 10 पॉइंट नेगेटिव 10.26%। नेक्स्ट, अगर क्वार्टर कंपाउंडिंग है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। इज इट फाइन? क्वेश्चन में बोला है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। क्वार्टरली अगर है तो स्टेटेड एनुअल रेट विल बी 1 माइनस 0.10, पावर में क्या करूं 1/4 माइनस 1 इंटू 100 इंटू वॉट 4, क्योंकि अंदर का जो नंबर आएगा इट विल बी फॉर 3 मंथ्स, इंटू 4 करेंगे तो वी विल गेट फॉर 12 मंथ्स। बताइए प्लीज। 1 माइनस 0.1 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 200 टू 4, 10.398, रफली 10.4% नेगेटिव। ठीक है, 0.1 नेगेटिव प्लस 1 the power 1 divided by 4 minus 1 to 100 to 4, 10.398, yes 10.4%। एंड देख लो 10.4 ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू 10.26, राइट। 10.4 जो है वो ज्यादा नेगेटिव है ना, तो जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे
तो जो आपका यील्ड होगा वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा. Hence option number A is correct. With YTM that will be more negative. Next, question number 6. All else being equal, expected loss for a debt instrument, expected loss. याद कराऊं, expected loss is what actually? EL is the probability of default into loss severity. And loss severity क्या होता है? 1 minus recovery rate. Or expected loss is equal to probability of default into minus recovery rate. All else being equal, expected loss for a debt instrument is independent of the recovery rate. No, it depends on the recovery rate. क्यों? क्योंकि there is a inverse relationship between the expected loss and the recovery rate. अगर recovery rate बढ़ेगा तो expected loss कम हो जाएगा. If recovery rate falls, expected loss will what? Increase. तो बोला है it's independent of the recovery rate. No, it depends on the recovery rate. Next, all else being equal, expected loss for a debt instrument decreases as the recovery rate increases. Yes, अभी बात कर ली अपने. Option number B is correct. Next, expected loss for a debt instrument changes proportionately to the recovery. बोला जिस proportion में recovery rate increase या decrease होगा उसी proportion में expected loss भी increase या decrease होगा. May not be. Changes proportionately. No. Option number B is correct. Next, question number 7. Matrix pricing is most likely used to estimate the price of a bond. Matrix pricing याद है कि सर जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरे को उस बॉन्ड का YTM निकालना है, प्राइस निकालना है, तो कैसे निकाले? तो एक काम करते हैं ना सर, जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड विद अ सिमिलर क्रेडिट रेटिंग विद अ सिमिलर मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी हो सकता है सेम नहीं हो, वो तो अपने फिर मैट्रिक्स प्राइसिंग के थ्रू निकाल लेंगे, बट हाँ सिमिलर क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए उस बॉन्ड का, उसके हेल्प से अपने बॉन्ड का YTM वगैरह निकालते हैं. बोला matrix pricing is most likely used to estimate the price of a bond that is highly liquid. No, is used for the bond that is less liquid. It's used to estimate the price of a bond that is not yet issued. Yes, जो बॉन्ड अभी तक इशू नहीं हुआ है सर उसका मैट्रिक्स प्राइस के थ्रू अपने निकाल सकते हैं. एज अननोन क्रेडिट क्वालिटी. नो, क्रेडिट क्वालिटी शुड बी नोन, तभी तो तुम सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड ढूंढेगा विद अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इट्स नॉट yet issued. Next, question number 8. All else being equal, the risk of a strategic default for a non-recourse mortgage is most likely. Okay, mortgage can be recourse versus non-recourse. recourse के केस में क्या होगा कि सर अगर मान लो जो आपने एज अ फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ लोन, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, और आपका कोलैटरल रखा हुआ है बैंक के पास, ड्यू टू एनी रीजन कोलैटरल का वैल्यू फॉल हो जाता है, बट आपका लोन का वैल्यू अभी भी है, मतलब अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर कोलैटरल, तो अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपका प्रॉपर्टी जो है एज अ कोलैटरल वो तो रखेगा ही रखेगा, बट सिंस कोलैटरल का वैल्यू फॉल हो गया है, आपका लोन का वैल्यू अभी भी हायर है, तो बैंक क्या करेगा, आपका अदर एसेट्स को ले सकता है, आपका अदर एसेट्स को ले सकता है इन केस ऑफ रिकोर्स. वेयर एज इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स, केस ऑफ नॉन रिकोर्स आपके अदर एसेट्स को बैंक जो वो नहीं टच कर सकता है. जो आपका कोलैटरल है सिर्फ उसको सेल करके जो वैल्यू आ रहा है वो सिर्फ बैंक अपना जो लोन है उसको सेटल कर सकता है. दे कैन नॉट टच अपॉन दी अदर एसेट्स ऑफ दी, जो लोन लिया है उसका और कोई एसेट्स टच नहीं करेगा. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल एल्स बीइंग इक्वल द रिस्क ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट फॉर अ नॉन रिकॉर्स mortgage is most likely lower than the lower than for a recourse mortgage. Non-recourse mortgage is most likely the same as for the recourse mortgage. Non-recourse mortgage is most likely greater than that of a recourse mortgage. तो सर किसके अंदर में रिस्क हाई होगा, नॉन रिकोर्स या रिकोर्स? आप सोच के देखो, अगर आपने लोन लिया है तो आप किसके अंदर में डिफॉल्ट कर सकते हो, नॉन रिकोर्स या रिकोर्स? नॉन रिकोर्स. क्यों? क्योंकि सर रिकोर्स में अगर आपने डिफॉल्ट किए तो अपना अदर एसेट्स भी बैंक ले सकता है, बट नॉन रिकोर्स में डिफॉल्ट किए तो सर जो कोलैटरल रखे थे सिर्फ उतना तक बैंक जो है वो रिकवर कर सकता है. दे कैन नॉट टच अपॉन आवर अदर एसेट्स. दैट फाइन. तो किसके अंदर में रिस्क ज्यादा होगा, नॉन रिकोर्स के अंदर में. हेंस द रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट फॉर अ नॉन रिकोर्स विल बी ग्रेटर देन फॉर अ स्मॉल. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. फॉर बॉन्ड्स विथ embedded ऑप्शंस, कॉलेबल, पुटेबल, for bonds with embedded options, the most likely measure of price sensitivity to the interest rate changes effective duration. Very easy. लास्ट क्लास अपने शायद डिस्कस भी किए थे. इफेक्टिव ड्यूरेशन सर क्या चीज के लिए काम आता है? टू कैलकुलेट और
फॉर द बॉन्ड्स विद द एम्बेडेड ऑप्शंस। सर कॉलेबल ऑप्शन, पुटेबल ऑप्शन, याद है कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, जिस बॉन्ड के अंदर में कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है उसके लिए अपने क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव ड्यूरेशन टू मेजर द प्राइस सेंसिटिविटी ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट चेंज, नॉट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड मैकुलेज ड्यूरेशन। वो अपने स्ट्रेट बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी रॉन्ग। मिडेड ऑप्शंस के लिए सिंपल सा बात है, इफेक्टिव ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ बॉन्ड with an embedded option, again effective duration is the most appropriate measure for interest rate risk because the bond's future cash flows are uncertain. Perfect. कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड में क्या फिक्स्ड है क्या कि कितना मिलेगा? नो अरे आप पहले पुट कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर, या कंपनी पहले कॉल कर सकता है। तो सर वहां पे क्या फ्यूचर कैश फ्लो सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन। वाईटीएम या आईआरआर सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन। सर वापस से ये चीज बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड है लाइक कॉलेबल, पोर्टेबल, क्या उसके अंदर में फ्यूचर कैश फ्लो सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप पुट कर दोगे बॉन्ड, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा कंपनी कॉल कर लेगा। वाईटीएम फिक्स्ड है और या फिक्स नहीं है? इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। वाईटीएम तो फिक्स नहीं है क्योंकि दैट कैन चेंज, क्योंकि आप पुट कर दिए तो आप दूसरा बॉन्ड पे लगाओगे पैसा, कंपनी कॉल कर लेगा तो न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड इशू करेगा। तो फ्यूचर कैश फ्लोज आर अनसर्टेन, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इमीडिएट ऑप्शन बॉन्ड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज वेल डिफाइंड, नो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हो गया वाईटीएम, ठीक है, पूरा वाईटीएम इज वेल डिफाइंड, नो वाईटीएम इज नॉट वेल डिफाइंड। Effective duration is most appropriate measure of interest rate risk because the bonds price is sensitive to the change in the credit spread. The price is sensitive to the change in the interest rate, not the credit spread. Hence, option number is correct. Perfect. बोला effective duration के केस में सर bonds का जो future cash flows है वो क्या? Yes, it is perfect. तो अपना अभी तक 3 क्लासेस कंप्लीट हुआ है, 3 रिवीजन कम क्वेश्चन सॉल्विंग हुआ, जहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन किए हैं फिक्स इनकम का। क्या सर फिक्स इनकम के अंदर में इतना ही सफिशियंट है? ऑब्वियसली नो, इतना सफिशियंट नहीं है, बट इतना अराउंड 30 सम्स करने से एक बार आपका थोड़ा बहुत तो रिवाइज हुआ, और उसके बाद ऑब्वियसली आपको तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराया दिस यू हैव टू डू, प्लस कैंडिडेट रिसोर्स के अंदर में काफी सारा क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप वहां से करिए। काफी बच्चों का डाउट होता है कि सर अपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं व्हाट शुड बी दी आइडियल सोर्स, आइडियल सोर्स कैसे करना चाहिए? तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक सबसे पहले आपका जो सोर्स होना चाहिए वो कैंडिडेट रिसोर्स होना चाहिए। जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलता है 1500 क्वेश्चंस, दैट शुड बी योर फर्स्ट सोर्स। सेकंड, कोई बच्चा अगर प्रीमियम क्वेश्चंस लिया है, बाई चांस अगर कोई लिया है, तो दैट शुड बी दी सेकंड सोर्स। थर्ड सोर्स शुड बी स्क्वाइजर, ऑब्वियसली। क्या सर स्क्वाइजर जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है, लेवल 1 के अंदर में तो आता ही है, ठीक है। लेवल 2 के अंदर में इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव फुल्ली, बट यस लेवल 1 के अंदर में सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिप्रेजेंटेटिव। तो स्क्वाइजर भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। स्क्वाइजर के साथ प्रैक्टिस बुक 1 और 2 आया था, लास्ट क्लास भी मैंने बताया था। आई होप अब बच्चा लोग थोड़ा बहुत ढूंढ लिया होगा। वो प्रैक्टिस बुक 1 और 2 भी आपको करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली उसके बाद बॉक्स वगैरह, दैट शुड बी द आइडियल सोर्स फॉर द एग्जाम पर्पस। परफेक्ट। तो आज अपना जो फिक्स्ड इनकम का सीरीज है ये एक बार अपने स्टॉप कर रहे हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्लोज टू अपना 10 क्लासेस हुए, एंड वी हैव डन क्लोज टू 10 क्लासेस के अंदर में कितना 100 क्वेश्चंस अपने किए हैं, 10 क्वेश्चंस करके, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस हुआ, तो प्लीज आप ये जो 10 लेक्चर्स है इसको एकदम रिकमेंडेड है कि आपको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां जो भी अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर में बिल्कुल एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है। ऑब्वियसली सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब क्वेश्चंस 100% एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है। तो प्लीज ये सब सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। प्लस अगर कोई आपके फ्रेंड है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, उनको प्लीज ये सब क्लासेस जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये क्लासेस आप शेयर करो सो दैट उनका भी क्या हो, फायदा हो। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। तब तक टेक केयर गाइस।